वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं, देख रहे हैं, बट मेरा अपील है आप सबसे, एक अर्ज है कि प्लीज़ आप बताएं कि इसमें और क्या सुधार की ज़रूरत है और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। इट इज़ नॉट अ जर्नी ऑफ student and teachers, but it is a journey of how to get the maximum benefit out of it. So if you be a kind enough, just go to the comment section and please अपना precious feedback दीजिए। I am waiting for a feedback। आज का सेशन कुछ खास है, बहुत छोटे से टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। 2 टॉपिक पढ़ना है, एक तो जेंडर के इशू पे है और एक जो है पोसेसिव पे है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा, तो वीडियो में आगे बने रहें और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आज का टॉपिक, नंबर, नाउन एंड जेंडर एंड पैसिव केस। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं जेंडर के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ जो हर किसी को जानना चाहिए। बेसिकली जेंडर क्या है, जेंडर और सेक्स में क्या फ़र्क होता है, सेक्स एंड जेंडर। ठीक, ये जो है सेक्स हम फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है, लेकिन जेंडर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होता है। ठीक, तो बेसिकली सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल चीज़ है, कोई इंसान फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है, बट जेंडर साइकोलॉजिकली एंड सोशली होता है। इसको समझ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखें आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट या लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग हो, अगर उसमें टेंडरनेस है, लव है, कंपैशन है, अफेक्शन है, तो वो फेमिनाइन कैरेक्टर है। और जिसमें वायलेंस है, एंगर है, रैथ है, पावर है, तो वो मेल होगा। ठीक, एक दिन ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर इधर गॉड इज मेल और फीमेल, बिकॉज एवरीबडी से ऊपर वाला, नोबडी से ऊपर वाली। एंड आई थॉट व्हाट शुड आई आंसर। आई एम वेरी कंफ्यूज दैट टाइम कि भगवान क्या होता है, पुरुष है या स्त्री है, क्योंकि सब कोई बोलता है ऊपर वाला, नोबडी से ऊपर वाली। बट बेसिकली अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो अर्धनारीश्वर बोलते हैं भगवान शिव को, हाफ मैन एंड हाफ वुमन। समटाइम वी क्राई, समटाइम वी शो आवर पावर एंड एंगर। तो जेंडर हमेशा से इंसान के एट्रीब्यूट्स को शो करता है। ठीक, अब इसमें एक टर्म लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, बड़े ध्यान से देखें इसको और समझें आप सब। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है गिवन समथिंग द एट्रीब्यूट अ पर्सन, सो विथ द पर्सोनिफाइड नाउन वी यूज ग्रामर रूल्स एप्लीकेबल टू द पर्सन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए एक गालिब का शेर है कि ये चांद भी अजब सितम ढाता है, जो बचपन में नज़र आता था मामा, जवानी में सनम नज़र आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मून को पर्सोनिफाई किया जा रहा है ना, कि बचपन में मून को मामा कहते थे, तो मून यहाँ पर मेल हो गया, मामा मेल होता है ना। हाँ और जो सनम मतलब बिलव्ड, वो हो गई फीमेल। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन के जैसे ट्रीट करना। ठीक, जैसे आप देखें, जब टाइटैनिक मूवी आप सबने देखा होगा, बहुत अच्छी मूवी थी। तो जब टाइटैनिक में के स्क्रिप्ट में लिखा था कि सी इज़ स्माइलिंग एट अस, जब डूब रही थी तो सी इज़ स्माइलिंग एट अस, तो सी यहाँ टाइटैनिक बोट के लिए यूज़ किया गया है। ठीक, उसी तरीके से एक लाइन है,
डेथ लेज हिज हैंड आइसी हैंड ऑन किंग। यहाँ पर डेथ को हिज बताया गया। और अभी हम आपको बता भी रहे थे कि जो एंगर का, पावर का, तो डेथ यहाँ पर क्या है, आइसी हैंड, क्रूर हाथ को राजा को भी नहीं छोड़ता। मृत्यु जो है वो किंग को भी नहीं छोड़ता, राइट। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी को ह्यूमन जैसा ट्रीट करना ऑब्जेक्ट को। आप अगर देखें, कंट्री है, ठीक, तो कंट्री को हम लोग फीमेल ट्रीट करते हैं, मदरलैंड, हमारी भारत माता कहते हैं ना, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, सी इज़ लाइक अ मदर। और कुछ लोग हैं वो इसको पर्सोनिफाई करते हैं लवर जैसे, लवर जैसे। जैसे एक मुग़ल किंग थे बहादुर शाह जफ़र, जब उनसे पूछा गया कि काजी जब उनको शपथ दिला रहा था किंगशिप का, तो वो बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपने देश को महबूब जैसा प्यार करोगे, माँ जैसा प्यार करोगे सॉरी। तो बहादुर शाह जफ़र कहते हैं माँ जैसा क्यों, महबूब जैसा क्यों नहीं? क्योंकि महबूब के याद में, महबूब के लिए तो लोग जान तक ले लेते हैं। तो कंट्री इज़ माई, ए मेरे महबूब वतन, है ना। तो वो नेशन को कैसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एज अ बिलव्ड, माई बिलव्ड कंट्री, ठीक, आई एम प्राउड ऑफ हर, ऐसे बोलते हैं। दूसरा है अपना पर्सनल व्हीकल्स। जो लड़के होते हैं बेसिकली वो अपने बाइक को बहुत ये करते हैं, तो उनके लिए बोलेंगे कि सी रन्स वेरी गुड। तो जो भी चीज़ जो आपसे कंसर्न हो, जो ग्रेट लव शो करता हो, वो सब फीमेल एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं, ठीक। जैसे अगर आप एक और एग्जांपल से समझें कि नेचर प्रोवाइड हर लैप टू दोज हू सीक इट। अब नेचर प्रोवाइड हर क्यों आया? क्योंकि नेचर को यहाँ फीमेल एट्रीब्यूट्स शो कर रहा है। और अगर हम ये कह दें कि नेचर टेक्स रिवेंज, टेक्स रिवेंज जब कहते हैं तो बोलेंगे कि ही शोज हिज रैथ टू पीपल। तो यहाँ हिज क्यों आया? क्योंकि यहाँ नेशन को वायलेंट दिखाया जा रहा है, नेचर को, राइट। तो पर्सोनिफिकेशन आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जेंडर में कलेक्टिव नाउन, यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल को न्यूट्रल जेंडर ट्रीट किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर का मतलब दो तरीके का जेंडर होता है, एक फेमिनिन होता है और एक मैस्कुलिन होता है। तो फेमिनाइन और मैस्कुलिन में से दोनों से एक अलग होता है न्यूट्रल जेंडर, जो दोनों हो सकता है, ठीक। छोटे बच्चों को, छोटे जानवर को और कलेक्टिव नाउन्स को न्यूट्रल जेंडर ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ देखें आप ध्यान से, चाइल्ड लॉस्ट हिज टॉय, बच्चा अपना खिलौना खोया, तो यहाँ पर हिज गलत है, इट्स होगा, ठीक। एक और सेंटेंस समझे, लिजार्ड लॉस्ट इट्स टेल व्हेन फ्राइटेंड, छिपकली अपना पूंछ खो देती है, तो इट्स टेल, है ना। ठीक है, इट्स टेल। अब देखिए रूल नंबर आगे का रूल, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है बट आपको जानना होगा। जैसे कॉमन नाउन जितने भी होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, तो अब हिंदी में बोल देते हैं कि डॉक्टर का अगर फेमिनिन करना हो तो डॉक्टराइन बोल देते हैं हम लोग, बट ये इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता। डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो पहले पुराने इंग्लिश में जो कॉमन नाउन होते थे उसके लिए हम लोग हिज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन जब इंग्लैंड में वुमेन एम्पावरमेंट जब जोर पकड़ रहा था, लड़कियां अपने राइट के लिए लड़ रही थी, उस वक्त इस बात पे झगड़ा हो गया कि डॉक्टर शुड बी काइंड टू हर पेशेंट क्यों नहीं हो सकता, हिज पेशेंट ही क्यों होना चाहिए। काफ़ी झगड़ों के बाद एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकाला गया। अब ऐसे लिखते हैं, डॉक्टर शुड बी काइंड टू हिज और हर पेशेंट, ओके। लेकिन बाद में फिर
इसी को स्वीकार कर लिया गया। आपके एग्जाम के लिए कौन सा रूल होगा, आप हिज को प्रायोरिटी देंगे, ट्रेडिशनल इंग्लिश को ही मानेंगे, कॉम्प्रोमाइज फार्मूला तो लेकर चलना नहीं है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज फार्मूला लेकर चलना नहीं है। तो आपके एग्जाम के लिए हिज ही होगा। तो अगर ये देयर देता हो तो इसको गलत होगा ये, और हिज जो है वो सही होगा, ठीक है। आगे देखें, नोबडी डन हिज होमवर्क, समबडी, नोबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, नन, सब में हिज ही हम लोग कंसिडर करते हैं, देयर का इस्तेमाल गलत होगा, ठीक है। तो ये था पर्सोनिफिकेशन और जेंडर के बारे में। ऐसे जेंडर में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, जो डिफ़िकल्ट होंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे और जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगे, मैं उसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। आगे, पोसेसिव। पोसेसिव क्या होता है, आप जनरली लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राहुल का घर, राहुल हाउस, ठीक। एपोस्ट्रॉफी वहाँ लगाएंगे जहाँ जो लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है। लेकिन आपको पिछले कई वीडियो से बता रहे हैं, इंग्लिश जो है उसमें बहुत एक्सेप्शंस है, उसको देखेंगे भी। अच्छा, एक और बात, अगर कोई प्लूरल नाउन अगर हो तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है। जैसे बॉयज़ है तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, ओके। तो देखिए, ट्रेडिशनल ग्रीक नेम अगर हो, जैसे आर्किमिडीज, सोक्राइट्स, ठीक, इन सब तरीके का वर्ड है, तो उसमें भी आप एपोस्ट्रॉफी ही लगाएंगे, एस साथ में नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस होता है। जैसे ये देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसमें एपोस्ट्रॉफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक है। एचलीज हिल, अरे एचलीज हिल का कहानी क्या है, इसका मतलब होता है द वीक पॉइंट, ठीक। वीक पॉइंट्स क्या है समझिए। पुराने ग्रीक में एचलीज को एक उसकी माँ को एक आशीर्वाद दिया जाता है कि उसे जाके पानी में डालिए अपने बच्चे को, जितना उसका शरीर भीग जाएगा पानी से उतना मजबूत हो जाएगा। आई होप कि इडियम फ्रेजेस के क्लास में ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं ये सारी चीज़ें। तो वो जब उसको डालती है अपने बच्चे को, तो जो हिल वाला पार्ट है वो पानी में डूबता नहीं है, और एंड में वहीं उसको तीर मार देते हैं तो वो मर जाता है। तो एचलीज हिल का मतलब क्या है, वीक पॉइंट। आपके दुश्मन का एचलीज हिल क्या है, सो वीक पॉइंट क्या है। और हमारे महाभारत के स्टोरी में भी ये बताया गया था कि जो दुर्योधन है उसको कृष्ण भगवान से मिलता है बीच रास्ते में, तो पत्ता पहन लेता है और गंधारी उनको देखती हैं, तो उतना दूर का हिस्सा उसका कमज़ोर रह जाता है। बाद में उसका जांघ को तोड़ के और भीम उसे बदला लेते हैं। तो वो जो जांघ उसका था वो क्या था, एचलीज हिल। तो एचलीज हिल एक इडियम है, उसको याद रखें। बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जो भी ग्रीक नेम्स होंगे उनमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है, ठीक। अगला पॉइंट देखें, फॉर अ लिविंग थिंग्स पोसेसिव विल बी यूज्ड बट नॉट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग। जैसे टेबल्स लेग, तो ये गलत है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, निर्जीव चीज़ों के साथ एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या लिखेंगे इसके बदले में, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक। लेकिन अब कई दिनों से बता रहे हैं कि इंग्लिश जो है एक्सेप्शन का नाम है। तो कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी लगता है, जैसे टाइम के लिए डेज वर्क, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या है, वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर क्या है, तो एपोस्ट्रॉफी लगेगा, इवन तो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक। फिर बोलते हैं कि भैया 5 रुपये का झालमुड़ी देना, तो कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, गिव मी 5 रुपीज़ वर्थ। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा है, 5 रुपये का झालमुड़ी दीजिए, गिव मी 5 रुपीज़ वर्थ झालमुड़ी, राइट। अब देखें कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जिसमें भी एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप ये इडियम फ्रेज देखें, एट वंस विट्स एंड, तो ये इडियम है, इसका मतलब होता है सहन सीमा की अंतिम सीमा तक, ठीक ठीक। पीस सेक मतलब शांति के लिए, गॉड सेक एक मूवी था ना,
भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तो उसमें फिर वो विलन कहता है कि तो अगर तुमको भगवान के लिए छोड़े तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो गॉड सेक। तो इन सब चीज़ों में जो इडियम्स हैं, इडियमेटिक फ्रेजेस हैं, उनमें अब लगता है, इवन दो कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अच्छा, उसमें एक और है, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? घर बहुत नज़दीक। जैसे बोलते हैं ना कि कितने दूर पे तुम्हारा घर है, बोलते हैं कि ज़्यादा दूर नहीं है, एट जस्ट स्टोन थ्रो। अब पत्थर फेंको तो पहुंच जाएगा, ठीक। तो बहुत नज़दीक होना। तो इस तरीके का जो इडियम्स है उसमें एपोस्ट्रोफी लगता है, इवन दो कि ये है। थर्ड है पर्सोनिफाइड नाउन। पर्सोनिफाइड नाउन क्या है? पर्सोनिफाइड नाउन जो है वो आपको भी बता चुके हैं। सन्स फ्यूरी, सूर्य का गुस्सा। नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। लॉज लॉन्ग हैंड, कानून के लंबे हाथ। तो इस तरीके के जो पर्सोनिफाइड नाउन होंगे उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक। फिर नेम ऑफ द कंपनी, कंट्री एंड बिजनेस जो हाउस है उसमें लगता है, जैसे इंडियाज इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, टाटाज ग्रोथ, दैट इज। तो बिजनेस हाउस हो गया, कंट्री हो गया, कंपनी, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ये सब एक्सेप्शंस है। हेवनली बॉडी, नेम ऑफ द हेवनली बॉडी, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक। जुपिटर्स मून इज ग्रेविड, है ना, इस तरीके से। अब कुछ रूल्स हैं, जैसे आपको एपोस्ट्रोफी को अवॉइड करना है दो जगह पे। जैसे माई वाइफ्स एंड सेक्रेटरीज मदर हैज़ एक्सपायर्ड। हालांकि दोनों एक ही लोग हैं, तो सही लिखने का तरीका क्या होगा? सही लिखने का तरीका होगा द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी में हैज़ एक्सपायर्ड, राइट। तो डबल एपोस्ट्रोफी को अवॉइड करना है। लेकिन ये सेंटेंस जो नीचे है उसको बहुत ध्यान से देखिए। राम्स एंड लक्ष्मण्स फादर्स वॉज दशरथ, ये गलत है। किसी एक में लगाएंगे तो चल जाएगा। जैसे राम एंड लक्ष्मण्स फादर वॉज दशरथ, ओके। अब अगर ये कहें कि राम की माता और लक्ष्मण की माता अगर अलग अलग हैं तो दोनों में एपोस्ट्रोफी लगेगा। जैसे राम्स एंड लक्ष्मण्स मदर वर कौशल्या एंड सुमित्रा रिस्पेक्टिवली। राम की माँ का नाम कौशल्या है और लक्ष्मण की माँ का नाम सुमित्रा है। तो जब दो हो गए तो एपोस्ट्रोफी लगेगा, ठीक। तो आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। सबसे पहले हम लोग सीखे पर्सोनिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? जब हम चीज़ों को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक। इसमें हम लोग चांद वाला एग्जांपल देखे थे। नेशन हो, पर्सनल व्हीकल्स हो और ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ लव हो, जैसे आपका बाइक हो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखें कि कलेक्टिव नाउन और चिल्ड्रन और लोअर एनिमल के साथ न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि डॉक्टर और नोबडी, समबडी, एवरीवन के साथ हमेशा हम मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करेंगे तो हीज आएगा हमेशा, ऑल द टाइम। पॉसेसिव नाउन देखें जिसमें पहले की लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी लगता है। अगर उसमें ऑलरेडी एस है तो एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश में जो ग्रीक के जो नेम्स हैं उसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे टाइम हो गया, कुछ इडियम फ्रेजेस हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, पर्सोनिफाइड नाउन हो गया, कुछ कंपनी हो गया। तो कहाँ डबल एपोस्ट्रोफी अवॉइड करना है वो देख लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कोई शिकायत करना है या आप चाहते हैं कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक छोटा सा बात जो आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे जाते हैं और वीडियो सर्च करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सफिशिएंट होगा। आने वाले वक्त में वो कैब, ग्रामर और आने बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, समझ गए। और एक लाइन है जो बाय बाय कहने से पहले हम कहना चाह रहे हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकते। एक तबीयत तो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, डू द थिंग्स विच यू हैव नेवर डन बिफोर। इंटेंस
इन्वॉल्वमेंट चाहिए, समझ गए। अगर आप अपना 100% देते हैं, आई प्रॉमिस यू आई विल मेक इट पॉसिबल। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। माई विश एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। भारत माता की जय। मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामलां मातरं वन्दे